वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकालेषु फले। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले उन लोगों को जिन लोगों ने आज 9 वर्ष मनाया, उनको बहुत बहुत 9 वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने धार्मिक स्थलों पर जाकर के 9 वर्ष मनाया, उनको बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो नया साल आएगा, उसको भी आप इससे ज्यादा जोशो खरोश से मनाइएगा, क्योंकि वही हमारा 9 वर्ष है। यह आपसे प्रार्थना करते हैं। आज का मुद्दा में कोई और चीज ना जोड़ूंगा, सीधे उसी मुद्दे पर आते हैं। आज आपने समाचार सुना कि दिल्ली के मॉडल टाउन का एक लड़का 54-55 मिनट का वीडियो बना के अपने घर के पंखे से लटक करके जान दे दिया। विवाद वही अपनी पत्नी के साथ। इसके पहले बेंगलोर का एक लड़का बहुत देर तक वीडियो पर लाइव आया, फेसबुक लाइव किया और लाइव करते करते जान दे दिया। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, और इस पर क्या कोई कारगर उपाय समाज कर सकता है, या वो 2 इंडिविजुअल करेंगे जो आपस में विवाद करते हैं, उसके बाद लटक जाते हैं। इस बात का मैं थोड़ा बहुत अधिकार के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और पिछले 4-5 साल से बच्चों के विवाह के लिए अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं और उनका विजन सुन रहा हूं, उसका थॉट सुन रहा हूं। तो मेरे पास 5 साल का अनुभव है शादी करने का, शादी में आने वाली समस्याओं का, और उम्मीद और अनुमान है कि आगे चल करके समस्याएं कितनी बड़ी होती होंगी, कितनी घातक हो जाती होंगी। 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। एक नया फैशन चला, मैं इसको फैशन ही कहूंगा क्योंकि ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है। अगर आप बेटी के बाप हैं और किसी लड़के का बायोडाटा किसी डिटेल पर देख रहे हैं और आप उनको फोन कर रहे हैं, तो बोले कहा ठीक है बायोडाटा भेजिए, बेटे से पूछता हूं। यह बात हमें तो पहली बार झटका लगा। उससे पहले ये झटका लगा जब मेरी बिटिया शादी की हो गई और मैं कुछ लोगों से कहना शुरू कर, बोला कि बायोडाटा बनाइए। तो मैं तो बायोडाटा नौकरी के लिए बनाया, समझता था कि नौकरी के लिए बायोडाटा दी जाती है। ये शुभ विवाह में बायोडाटा की जरूरत है, यह बात मेरे लिए पहली बार था। वो झटका पहले वो मिला, लेकिन वो मैंने समझा कि भाई बायोडाटा इसलिए दीजिए कि आपके विषय में तो सामने वाला जानता नहीं। क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी एक चाची थी जिन्होंने अपने यहाँ के मतलब मेरे मामा, उनका मायके के लोग आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भतीजा है, आप इसे विवाह करिए। ना तो हमने उनसे पूछा कि वो बिटिया क्या करती है, न उन्होंने हमारे लिए पूछा कि बेटवा क्या करता है। उन्होंने नाम नहीं पूछा कि मेरा नाम क्या है। शादी हो गई। पहले यही होता था कि कोई चाचा, ताता, मऊ, मौसा, कोई गांव का बड़ा बुजुर्ग आ जाता था तो शादी तय हो जाती थी। एक उदाहरण दूंगा शादी कैसे तय होती थी। मेरे गांव का एक लड़का था, रिश्ते में हमारा भतीजा लगता है। उसके शादी के लिए लोग आए और उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। वो लोग वापस जा रहे थे। मैं अपने पूज्य पिताजी को लेकर के सिंहटोला से आ रहा था। वो मछली के बड़े शौकीन थे, तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, पिताजी पीछे मछली लेकर के बैठे थे। इधर से वो लोग जा रहे थे, बाबू बोले रुको रुको, क्या हुआ, वो कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं फलाने जी के घर गया था बेटे के शादी के लिए, उन्होंने तो बिल्कुल साफे मना कर दिया। तो बाबूजी बोले कि लड़का आपको पसंद है? बोला हाँ। तो बोले कि रुको, राकेश रुको। पूर्व दिशा मुंह के सर पे गमछी रखे, बोले हमको 11 रुपए दीजिए, 6 का हो गया। अब वो लड़की वाला एक बच्चा क्यों पड़ गया, लेकिन वो जिनके साथ आया था मेरे गांव को, उन्होंने बोला भाई जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो उनको दीजिए, 11 रुपए मांग रहे हैं ना। उन्होंने 11 रुपए दिया और बोले कि सूचना दिलवा दीजिएगा कि कौन से दिन बारात लेके आना है, कितने आदमी को लेके आना है।
उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं था कि कोई टेलीफोन कर दे, मतलब सूचना दिलवा दीजिएगा। अब वो एक बार जाने लगे, जी आप हाँ हाँ जाइए जाइए, बात खत्म, जाइए। पिताजी बोले मछली लेकर के सीधे उनके द्वार पर चलो, मैं नाम नहीं रखूंगा, उचित नहीं है, क्योंकि अब हम बाल बच्चेदार हो गया है और घर का मामला मैं कह भी सकता हूँ। लेके आए और उसके पत्नी को आवाज दिए। उनका वजह था कि उनकी पत्नी हमारे पिताजी के मामा की बेटी भी थी, तो वो उनकी रिश्ते में बहन भी लगती थी। उसी का नाम देकर आवाज लगे, इधर 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 आए और बोले कि ये ले तेरे बेटे के शिकार ले लिया, ये मछली बना खाते हैं आज, इसी का वर्षा में ही खाएंगे। तो बोले कि भैया वो एक आदमी और आया था, तो मना कर दिए बेटा आपके, शायद ब्याह नहीं करेंगे। उन्होंने डांटा, उसको ब्याह नहीं करेंगे, दिमाग खराब तेरा, ओके कर दिया। अब आप समझिए कि लड़के के पिताजी, माताजी, उनके परिवार के लोगों ने शादी मना कर दिया। मेरे पिताजी उनके कुछ नहीं लगते, गांव के हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं। अब उन्होंने कह दिया कि ओके हो गया, तो ना तो लड़के ने कुछ बोला, ना लड़के के पिताजी ने बोला, ना लड़के के माताजी ने बोला, ना उनके परिवार के सदस्य ने बोला। वो शादी तय हो गई। आज वो शादी शुदा चंपत है, बाल बच्चा रह रहे, नाती पोता हो गए। शादी ऐसे पहले होती थी, मैंने एक एग्जाम्पल करके आपको बताया। अब आज शादी क्या होती है कि लड़के से पूछने की बात आ रही है। मैं जब आपसे फेसबुक लाइव बैठा हूं, मैं अभी एक मेरी दूसरी लड़की है जो साइंटिस्ट है, मैं उसके लिए भी रिश्ता तलाश रहा हूं। बायोडाटा देने की एक जगह फोन किया, क्योंकि वो बायोडाटा में उम्र हमारे लड़की की उम्र के बराबर था। जब बायोडाटा में फोन किया तो जो पता चला, और जब मैं लड़के का डिटेल निकाला, तो वो लड़का 15 साल से लड़की ढूंढ रहा है, उम्र कम करके लिखा बायोडाटा में। तो मैं उनके पिताजी बोले, आपको फलाने के पिताजी बोल रहे हैं क्या? बोला हाँ। बोले यार तो 15 साल पहले नौकरी पा चुका था, और 15 साल से उसको कोई लड़की पसंद नहीं रही, तो अब क्यों उसका उम्र घटा रहे हैं? वो लड़का शादी योग्य नहीं है, प्रेमनाथ दीदी को शादी कराए। अब क्या हो रहा है कि जो लड़का और लड़की आपस में मिलकर शादी तय कर रहे हैं गार्जियन की इजाजत से। देखिए दो तरह की शादी होती है, या तो लव मैरिज कर रहे हैं, अपने साथ नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने शादी करी है, माँ बाप को बता दिया। ज्यादातर शादी आजकल ऐसी हो रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अस्वीकार है, उस पर तो चर्चा नहीं की जा सकती। स्वीकार्य वो है जिस पर, जो स्वीकार जिस पर चर्चा मैं करना चाह रहा हूं, वो है कि मैं लड़की का पिता लड़के के पिता से अप्रोच किया कि भाई मेरे बिटिया है, और मैं आपके लड़के का डिटेल देखा, मेरा लड़का और लड़की लग रहा है कि शादी योग्य है, इस पर विवाह किया जा सकता है। तो लड़के के पिता ने बोला कि ठीक है, बेटे से बात करता हूं। हमने बोला ठीक है, बात कर लीजिए। बेटे से बात कर, बोला हाँ अब जरा बॉबी से बात करवा दीजिएगा। अब दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ, वो महीना दिन तक टेलीफोन आया, वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद ओके कर रहे हैं, और तब वो शादी हो रहा है। इसमें दो बातें हो रही हैं, लड़के ने अपने मर्जी से शादी किया, लड़की भी अपनी मर्जी से शादी की। अब जब शादी बिगड़ रही है, तो लड़के के पिताजी की सहमति उसमें थी नहीं, क्योंकि लड़के ने अपने से पसंद करके किया था। लड़की के पिताजी की कोई सहमति नहीं, क्योंकि लड़की ने स्वयं, पिताजी ने कहा था कोई बात कर लो बेटे वाले से, क्योंकि वो मजबूर है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, बिना बात किए आजकल ब्याह नहीं हो रहा है। तो लड़का लड़की स्वयं बात किए हैं, और विवाह के पहले बात किए हैं, तो वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उदाहरण में देता हूं, मान लीजिए लड़का दारूबाज होगा, महाकमीन खराब होगा, वो लड़की से बोलेगा कि मैं दारूबाज हूं, मैं 4-5 लड़कियों को लेकर के घूमता हूं, कहेगा? नहीं कहेगा। लड़की जब शादी करके आएगी, तो वो पहले दिन जब दारू पी के आएगा, तो लड़की को तू तो बोला तो मैं दारू नहीं पीता, बोला वो तो बोलने वाली बात है, और मैं पीता हूं। तो पहले दिन से फ्रिक्शन शुरू। अगर मान लीजिए कोई बातचीत नहीं हुई होती, तो लड़की उसको अपना तकदीर मान लेती कि क्या करे, दारूबाज मिल गया, तब झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो पहले झूठ बोला नहीं गया था। यहां से बिगड़ रहा है मामला। दूसरा मामला क्या बन रहा है कि लड़का लड़की जब आपस में स्वतंत्र है, लड़के की तनख्वाह 1 लाख रुपया, तो कहीं कहीं लड़की का तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है। मतलब उसको लड़की की जरूरत नहीं है, वो उस पर आश्रित नहीं है, तो वो कोई बातें नहीं सुन रही है। बातें नहीं सुन रही तो विवाद का कारण ये भी हो रहा है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक लड़का मेरे बलिया का था, IIT से बड़े नंबर से पास किया था, वो ठीक ठाक पोस्टिंग पर नौकरी था, दिल्ली में उसका घर मकान था, बड़ी कोठी थी। मेरे एक मित्र ने बोला मैं फलाने सिंगल लड़कों से आप बात नहीं करें, तो मैंने बोला कि भाई देखिए वो उनका जो हैसियत है उसको मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने औकात से ज्यादा बड़ा ब्याह नहीं करना चाहता। बोले यार तुम भी मतलब बात करते हो,
चलो मैं चलता हूँ, बात करने में क्या जाता है। हम लोग गए उनके महान बंगले पर, बहुत बड़ा दिल्ली के बहुत मशहूर इलाके में बंगला है वो, मतलब लाख में तो वहां जमीन नहीं है, करोड़ में जमीन मिलता है। मैं गया, वो मेरे को बोला, और राकेश कैसे हो, क्या हो, फलाने ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि राकेश तुम्हारी बेटी इंजीनियर है। मैं बोला ना भैया, हमारी लड़की इंजीनियर नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड की है। राकेश मुझे इंजीनियर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि दूसरी वाली है। बोला दूसरी वाली क्या करते हैं। मैं बोला वो तो साइंटिस्ट है। नहीं मुझे साइंटिस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, लड़के का फील्ड का। क्योंकि आजकल एक नई बीमारी चली है, लड़का अपना फील्ड का खोज रहा है, मतलब इंजीनियर तो इंजीनियर, डॉक्टर तो डॉक्टर, बाकी वालों का ब्याह कैसे होगा। एनीवे, तो मैं कहा कि नहीं भैया मेरे लड़की तो इंजीनियर नहीं है। मैं कह भी रहा था कि मैं आपके हैसियत का लायक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती किया। बोला ना ना राकेश तुम गलत बोल रहे हो, हैसियत के साथ कोई नहीं है, हमको इंजीनियर का और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी सरस्वती जब वहां पर बैठ जाती है, मैंने कहा भैया मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको इंजीनियर मिले और कुछ ना मिले। खैर हम चले गए। करीब 25-30 दिन या मतलब 2 महीना के बाद उनका फोन आया, कहा राकेश क्या हाल है। मैं बोला भैया बहुत बढ़िया बात है, तो यार तुम तो नाराजे हो गए, बात ये नहीं कर रहे हो भाई, पहले हम लोग कितना फोन पर बात करते थे। तो मैंने बोला कि भैया मैं इसलिए फोन नहीं कर रहा कि आपको कहीं यह ना लगे कि मैं विवाह के लिए इनडायरेक्टली दबाव बना रहा हूं। आप लड़का का ब्याह कर लीजिए, हम 2 बार फोन करेंगे। अब आजकल कौन सा आउटगोइंग में पैसा लग रहा है। मेरे लड़के की शादी हो गई। मैं बोला यार भैया बताओ, हमको बताए भी नहीं यार। अरे आपने शादी नहीं की वो कोई बात नहीं, लड़की मेरी इंजीनियर नहीं थी, आपके लायक नहीं थी, बुलाना तो चाहिए था। बोला आप बुला रहे हैं, आ जाओ मिठाई खाने। मैं बोला जी बिल्कुल। मैं दिल्ली के दूसरे छोर पर रहता हूँ, मेरा बॉर्डर है, उनका भी दूसरा छोर का बॉर्डर है, मतलब 40-42 किलोमीटर। और दिल्ली में 40-42 किलोमीटर मतलब 4-5 घंटे की जर्नी होती है दिल्ली की, ट्रैफिक इतना रहता है। और बोले थे उसी समय पर। खैर मैं डर के मारे गया कि वो कहेंगे कि यार मैंने लड़की से शादी नहीं की तो राकेश मेरे खुशी में शरीक नहीं हुआ। मैं उनके घर गया, ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ शादी टूटने के कारण पर, ये कोई मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सारी हमारे साथ हुई घटनाएं हैं। मैं गया तो जब आदमी घर में जाता है ना तो आप पता चलता है कि उत्सव है, गमी है, घर बताता है। लिटरली मैं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी इस घर में किसी की मौत हुई है, क्योंकि कोई कोलाहल उत्साह कहीं कुछ नहीं था। 2-4-5 मिनट के बाद मुझे ही बुरा लगा। मैं बोला भाई मिठाई उठा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। फिर उन्होंने नौकर का आवाज दिया, नौकर लेके मिठाई उठाई आया। तो मैं बोला बहू मानती है ना, ठीक ठाक है ना। तो वो डबडबा के बोला राकेश लड़की गलत मिल गई। तो मैं कोई प्री स्क्रिप्टेड नहीं था। मैंने बोला इंजीनियर मिले कि नहीं, नहीं इंजीनियर थी। मैं बोला बाकी तो आपको कुछ चाहिए नहीं था, आपने मेरे से कहा था कि मेरे को इंजीनियर से और कुछ नहीं चाहिए। आप तो इंजीनियर छोड़, लड़की तो IIT टॉपर थी भाई, IITN थी। मैं बोला यार और क्या चाहिए, आपका बेटा IIT, आपकी लड़की IIT, हम और क्या चाहिए। तो वही नहीं, वो IIM से पढ़ी भी थी। मैं यार तो सारा मिल रहा भाई, एकदम भाई भाई जैसा लग रहा है। आपका बेटा भी IIM का था, आप भी किसके यहाँ किए। बोले फलाने की, उनसे किए। तो परेशानी किस बात की है भाई, क्योंकि मैं उनको जानता हूं लड़की वाले को। लड़के वाले इतने बढ़िया आदमी के बेचारे 2 बोतल नहीं लाते, एक ही बोतल में बाप बेटा बेटी पत्नी सब लोग पी लेते हैं। मैं खूब बढ़िया जानता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं वो। कोई मार्केट में लड़की मिलती है तो ले आते हैं, तो बाप बेटा दोनों उसी लड़की पर निपट जाते हैं। मैं बोलने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पारिवारिक शो है और ये पारिवारिक ग्रुप में डालूंगा भी। मैं उनके चरित्र की बात करता हूं, क्योंकि मैं उनको निजी तौर पर जानता हूं। कोई भी अनैतिक काम हो बाप बेटा अलग अलग नहीं करते, और कई कामों में तो वो बेटी माता उता सब बड़ा, क्योंकि अल्ट्रा मॉडर्न वो लोग हैं। वो लोग अब कहीं से पूर्वांचली नहीं रह गए। मैं बोला वो तो आपके मित्र हैं, आप भी उनको जानते हो, उनको कौन नहीं जानता दिल्ली में, समस्या क्या है, वो तो बड़े अच्छे आदमी है भाई। तो बोले यार वो लड़की तुमको जानती है। हाँ हाँ बिल्कुल जानती है, चाचा चाचा कहती है। तो यार पूछना कहाँ है मतलब तुमको पता नहीं है ना। राकेश कहाँ पता है, आज 23-24 दिन शादी को हो गया, लड़की कहाँ है या पता नहीं, हम लोगों को कह भी नहीं है। लड़के से पूछो तो कुछ बोलता नहीं है। तो मैं सीरियस हो गया, क्योंकि अब तक तो मैं टूंट मार रहा था। मैंने तुरंत फोन किया, उठाया, अंकल जी नमस्ते। मैं कहा ले बेटा कहाँ हो। अंकल बेंगलोर में हूँ। बेंगलोर में क्या करिए रे। वो तो जो पहले वो प्री मैरिज वाला नहीं हो पाया, अचानक शादी हो गई,
तो ये जो दोस्त मित्र हैं उनको शादी की पार्टी दे रही है। मैं बोला पता चला 20-22 दिन से तू घर से बाहर है। हाँ, तो शादी हो जाने का मतलब वो सारे दोस्तों को छोड़ दूं? अभी तो मैं 15 दिन पुणे से होके आया हूँ, 10-15 बेंगलोर रहूंगी। तो मैं बोला और कहाँ नौकरी की है? बोला 2 जगह और की हूँ। मैं बोला जिसे शादी की है उसके लिए कब समय है? वो तो पूरा जीवन उसी का समय है, पालीन दोस्तों के साथ निपट लूं फिर मैं आऊंगी। मैं बोला बेटा ये शादी करने के बाद पहले इसी लड़के से निपटा जाता है जिसे शादी किया है। बोला अंकल उसको किस बात की जल्दी है? वो ऐसे परेशान हो जैसे इसके पहले कभी लड़की को मिला नहीं हो या कोई मेरे लिए नया बात है। वो उसको पता है, मुझे भी पता है। तो वो अपना मस्त रहो, मैं अपना मस्त रहूं। ये सब जब पार्टी दोस्तों से निपट जाऊंगी तो मैं आऊंगी। मैंने कोई डिवोर्स थोड़े लिया है, इतना पगलाया क्यों है? एक बार उसने भी मैसेज किया था तो मैंने कह दिया, वो तो सेटिस्फाई हो गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? बोला नहीं मेरे को पता चला, तो मैंने कहा कि तेरे को शुभकामना दे दूं, लेकिन अब क्या शुभकामना दूं, तू तो है ही नहीं है। नहीं अंकल मैं आऊंगी तो आपको फोन करूंगी। आई वॉन्ट टू टेकिंग योर बिल्स आल्सो। अब वो कह रहे हैं कि जी लड़की गलत निकल गई। मैं बोला भाई साहब आपने तो लड़की का कुल खानदान संस्कार खोजा नहीं था, क्योंकि वो आपके प्राथमिकता में नहीं था। आप तो इंजीनियर खोजे थे और इत्तेफाक से इंजीनियर भी थी, आईआईएम में भी थी, आपके स्तर की भी थी, सब कुछ था। और आपके उसके बाप को जानते भी थे। और तो राकेश मुझे पता नहीं था कि वो बाप का गुण बच्चों में पासवान हो, बच्चों में भी पासवान हुआ होगा। मैं बोला भाई साहब आम के पेड़ के नीचे आम ही जमता है, बबूल तो जमता नहीं है। आप बबुलवानी में जाएंगे तो बबूल की बीच से बबूले उगेगा ना, संतरा तो उगेगा नहीं। तो ना राकेश कई जगह उगता नहीं है। देखिए हम ही लोग पति पति दारू पीते, हमारा बेटा नहीं पीता। मैं बोला अभी 2-4 दिन बाद पीना शुरू कर देगा, अभी तक नहीं पीता। या तुम कैसे कन्फर्म हो कि नहीं पीता? मेरा कहने का मतलब कि जब शादी होता है तो एक भी लड़के वाले ने ना संस्कार की बात नहीं की। 5 साल से 500 फोन तो मैं एवरेज करता हूं हफ्ते में, 15-20 फोन तो मैं रोज करता हूं, क्योंकि पहले वाले की शादी निपटे भी दूसरे वाली करा गई है। आज तक किसी ने झूठ भी लड़के वाले ने नहीं कहा कि भाई साहब आपका कुल खानदान संस्कार कैसा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। एक प्रश्न पहले पूछा जाता है कि लड़की जॉब करती है? हाँ। सैलरी पैकेज क्या है, पढ़ी कितनी है, लंबाई कितनी है, सुंदर कितनी है। पढ़ाई लिखाई सुंदर और कमाई पूछी जाती है। तो जहां कमाई प्राथमिकता है तो लड़कियों के लिए तो कमाई के और कई तरीके हैं। अब जब और को तरीकों वाला अगर उनको कमाई चाहिए तो फिर आप संस्कार और परिवार में कला की क्या बात करते हैं। उदाहरण तो 5 साल में बहुत है, एक उदाहरण और देता हूं, वो भी हमारे साथ गई है। उसका पद नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जान जाने वाला पद है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री की पोस्ट है ना, राष्ट्रपति की पोस्ट है, तो पद नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कोई भी जान जाएगा। उचित नहीं है क्योंकि कहने बड़ा शर्म की बात है, इसलिए उसका नाम पर्दे में रखना चाहिए। मैं गया शादी के लिए, मेरे को हमारे एक मित्र ने बताया, क्योंकि मैं शुरू में उसी स्तर की शादी ढूंढ रहा था। वो तो 5 साल के बाद ना मैं छोटे पे आया। तो मैं गया तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है कोई बात। उन्होंने कोई तिलक उलक बहुत ज्यादा मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमारे बारात के स्वागत करना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फोटो भेजा। 5-7 दिन के बाद उनका फोन आया कि राकेश बाबू थोड़ा मुश्किल हो गया, लड़के के मामा जी ना पहले से ब्याह तय कर दिए थे। अब वो बताए जब उनको हमने सूचना दिया कि लड़के की एंगेजमेंट के दिन रख रहे हैं, आपको कोई असुविधा तो नहीं है ना, कोई आपका छुट्टी उट्टी का कैसा है, मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे कर सकते हो, मैं तो शादी तय कर दिया हूं। तो मैं समझ गया, मेरे को समझते देर नहीं लगी। मैं बोला नहीं ठीक बात है, लड़के के मामा ने जब तय कर दिया है तो अब तो मामा बड़ा चीज है, कोई बात नहीं, धन्यवाद, हम कहीं और देखेंगे, आप भी कहीं देखेगा और हमारे स्तर का कोई हो जहां मामा बाप से ऊपर ना हो गई बात। शादी 1.5-2 महीने में उनकी शादी हो गई। लड़का दिल्ली में पोस्टल है। एक दिन उनका फोन आया मेरे पास 4-4:30 बजे। कहाँ हो राकेश? मतलब भोजपुरी में बात कर रहे थे, भोजपुरिया थे। मैं दिल्ली में हूं यार, जरा चले जाना, बच्चों ने मारपीट कर ली है, जरा क्या सीन है, मैं बाई रोड आ रहा हूं तो मेरे को तो कल तक पहुंचना पड़ेगा, जरा तुम चले जाओगे तो मुझे भरोसा होगा। मैं भी जा रहा हूं, बल्कि मैं तो उसके घर के बगल में 2 मिनट पहुंच जाऊंगा। मैं उस इत्तेफाक से उस वक्त उधर ही था। मैं घर गया तो वो लड़की मेरे को पहचान ली, मैं पाँव छुई, नमस्ते अंकल। यार तुम, अच्छा तुमसे शादी हुई है? हाँ अंकल। अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा। और लड़का भी आकर 5 क्योंकि लड़के को तो मैं 2-3 मीटिंग मिला भी था।
तो मैं बोला ये क्या बेवकूफ़ी है। मैंने लड़के से ही बोला तुम्हारे पिताजी का फोन आया था। बोला अंकल हमारा बेवकूफ़ी नहीं। तो लड़की ने बात छीन ली। अंकल उनका समस्या नहीं है, समस्या मेरा है, मैं दोषी हूं, मेरे से झगड़ा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा झिझक लगी थी ना किसी लड़की से पूछना कि क्या, उसने खुद ही कहा कि अंकल मेरे साथ झगड़ा हुआ है। मैं बोला बेटा तुम इतनी होशियार लड़की हो, तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों हुआ है? बोला मैं बताती हूँ आपको। उसने वो टैबलेट, मतलब वो जो बड़ी वाली मोबाइल होती है, टैबलेट में फोटो देखा। अंकल देख रहे हैं, 2-3 फोटो देखने के बाद बेटा ये मैं नहीं देख पाऊंगा। क्यों अंकल अभी और है? मैं ना बेटा रहने दे, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं और तुम्हारा भाई मेरा बड़ा अच्छा जानकार है, तुम्हारे पिताजी भी मेरे बड़े मित्र हैं। बोला अंकल आप इसी फोटो को देख करके रहने दे कह रहे हैं, अभी इसके बहुत आगे फोटो है और इनके बाप ने आंखें फाड़ फाड़ करके इलाज कर करके देखा था। इसके आगे और भी बहुत रखे बेटा अंकल, जिसको इनका पूरा परिवार देखा था। मैं बोला ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटा रहने दो। बोला नहीं अगला सुनिए। लड़के ने कहा कि जरा मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो माता पिता उनको अकेले में बात करा दिए। उसके पहले मेरे भाई ने एक बात कहा था कि वो जो कहे उसको हाँ कह देना, लड़का बड़ा बढ़िया है, ना मत कहना। तो भाई का दबाव था, अफसर से ब्याह का लालच था। तो इसने बोला कि देखो मैं बड़ा अफसर हो गया हूं, मेरी सोसाइटी बड़ी है, तो मेरे यहाँ दारू पीना कॉमन बात है। हमारे यहाँ क्लब होता है, पार्टी होती है, तो कई बार होता है कि आदमी दारू पी के भाग जाता है, कोई दूसरे की बीवी से बात करने लगता है, तो उसमें बहुत ज्यादा झिझकना नहीं है, ओपन माइंडेड रहना है। अंकल जी उसके बाद कहा था, मैं बोला रहने दो, मैं समझ गया बेटा, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ ना, रहने दो। बोला अंकल हम आके रोने लगे। तो मेरा भाई बोला कि पागल हो क्या, ये है बड़ा अफसर से शादी करने में इतनी सब करनी पड़ेगी, ये होता है वो तो फलाना ढिमा का। ना चाहते हुए शादी की, क्योंकि मैं इस माहौल में तो थी नहीं जो मना कर सकती थी, क्योंकि मैं बलिया का मेरा कल्चर है, गांव की लड़की हूं। लड़की खूबसूरत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था, मेरे बेटे से 1000 गुना खूबसूरत थी। तो खूबसूरती पर ही लड़का वो बहका था। कहा अंकल जी शादी होकर हम लोग आए तो ये बैचलर पार्टी दिया, वो फोटो आप नहीं देख पाएंगे, शिफॉन की साड़ी पहनी थी मैं, सारे लोगों के हाथ में बियर की बोतल थी और सब लोगों ने मेरे को बियर से नहला दिया था। अंकल मैं प्योर नग्न हो गई थी, क्योंकि वो सारे साड़ी चिपक गए और सब मोबाइल से वीडियो बना रहा है और सारे के सारे नाच रहे हैं, बल्कि नोच रहे हैं। मैं वहीं पहली बार रोई, खूब रोई, तो ये मेरे को पीटने लगा। पहले मैंने बोला था कि हमारा एटमॉस्फेयर आधुनिक है, तुमको ये सब झेलना पड़ेगा। खैर मैंने अपने भाई को फोन किया तो बोला उन्होंने गलत किया, लेकिन चलो मैं बोल दूंगा दोबारा वो ना करें। उसके बाद अंकल अब ये पहले तो हफ्ता 10 दिन कहा कि सबसे बात करना, हंस के बोलना, अब कह रहा है कि तुम मुझसे हंस क्यों रही हो, तुम मुझसे बतला करो। एक बार अभी साइको है एकदम, ये कहे हंसो तो हंसे, अगर हम हंसने लगे तो कह रहे कि तुम खराब हो, और बड़ी स्थिति खराब हो रही है, बाहर से ताला बंद करके जाता है, ये स्थिति इसकी हो गई है। और लिटरली मैं भगवान भृगु बाबा की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे में कोई कमी नहीं है, ये साइको हो गया है। तो मैंने उस लड़के को बोला कि क्या कह रही है? बोला अंकल वो तो जब मैं रहूं तब डांस में रहूं, मेरे रहने के बाद कोई आए? मैं बोला तेरे रहने के बाद तेरे दोस्त आते हैं तो तूने कहा ना कि सबसे मिलना है, या तो मेरे दोस्तों को बोलिए दरवाजा बंद कर दे, या इसको बोलिए बंद कर दे। तो अंकल जी मैं एक बार बंद की थी दरवाजा तो नाराज हो गया था, कहा मेरे दोस्त आते बढ़ जाते तो क्या हो जाता। मतलब ना तो वो आधुनिक रहा और ना ही रूढ़िवादी रहा, और मारपीट तक की नौबत आ गई। लड़के के बाप आए, दोनों परिवार चल दिए थे, दोनों यहाँ लठ बजा दिया। लड़का इतना ऊंचा ऊपर से था कि वो लड़की वाला एकदम अरेस्ट हो गया। वो मुझे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने बोला, हमारा पुलिस अफसर जानने वाला था, उसको सारी बात बताई। बोला परमार जी मेरी बेटी भी है, इसको ले जा, कोई दिक्कत नहीं, इसका अफसर ही देखता हूं मैं। ये उदाहरण 2-4 आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो शादियां हो रही हैं वह हवाई में हो रही है, धरातल पर ना तो लड़का वाला है ना लड़की वाला है। और जब शादी हो जा रही है तब सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि शादी अब 30-35 के बीच में ही हो रही है। और एक चीज और मेरा मानना है कि अगर 20, 25, 23 तक शादी हो जा रही है तो उसमें तो कुछ स्थिरता हो रहा है। 30+ वाली शादियों में अगर आपका संस्कार मजबूत नहीं है तो स्थिरता की उम्मीद ना करें।
लेकिन अगर आप 30-35 तक खींच गए तो फिर आपका कैसा संस्कार है कि आपकी 35 साल तक की लड़की कुंवारी है, फिर कहां आपका संस्कार गया? कोई बहुत मजबूरी हो, कोई बड़ा जरूरी हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कुछ शादियां ऐसी हैं, कुछ समस्या ऐसी हैं जहां पर लड़की वाला मजबूर है, वो कोई ना कोई स्टार में दोष है जिससे नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी तो है किसी न किसी के द्वारा। शादी टूटने का ज्यादा आधार ये हो रहा है। अरे वे जो सुसाइड हो रहा है, कुछ बातें इस पर। सुसाइड का कारण ये हो रहा है कि भाई लड़का बर्दाश्त करने की क्षमता आजकल खो चुके हैं सब, क्योंकि पहले दादा नाना मौसा घर के बड़े बुजुर्ग होते थे तो प्रेशर छट जाता था या प्रेशर होता ही नहीं था। मैं शादीशुदा हूं, मैं बच्चों का बाप हूं, मुझे खूब बढ़िया से याद है कि अगर मेरे पत्नी को कोई नाराजगी व्यक्त करना होता था तो रात का इंतजार करती थी कि मैं रात में आऊंगा तो गुस्सा होंगी, क्योंकि तब दरवाजा बंद है, आवाज बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग घर में सोते थे, हमारे पुरुष लोग द्वार पर बाहर सोते थे, हम जो नए लोग हैं पति पत्नी। अब वो गुस्सा होती थी और धीरे धीरे बोलती थी कि दरवाजे के बाहर भी आवाज न जाए, तो आदमी किसी तरह से समझाता था, ये था वो था फलाना था ढिमाका था। अब 30-35 साल की मेच्योरिटी है तो वो उनको इस बात का परवाह ही नहीं है कि माँ है कि बाप है। 99% तो माँ बाप है ही नहीं है, 99% माँ बाप नहीं है। एक बलिया का लड़का जर्मनी में नौकरी करता है, करोड़ में तनख्वाह है, उनके परिवार की तरफ से मेरे को अप्रोच किया गया, मेरे रिश्तेदारी भी पुरानी है, तो मैंने बोला कि भाई लड़का आपका जर्मनी से इंडिया आएगा कि नहीं? तो नहीं, एक हफ्ते के लिए आया है, शादी तय करके चला जाएगा, उसके बाद शादी के दिन आएगा, तय करके जाएगा। मैं बोला लड़की को लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा? नहीं, वो तो आजकल यहाँ लड़की रह कहाँ रही है। मैं बोला भाई साहब अगर रह नहीं रही है तो वो 15 मिनट शादी में परिवार से मिलेगा, उसके बाद आपके परिवार के साथ उसका सामंजस्य कैसे बन पाएगा? मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा जिसका लड़का बार बार आया, शादी करके बाहर लेके चला जाए और उसके बाद फोटो में देखे ये मेरी सास है, मेरे ससुर, मेरा ननद है। यही शादी मैंने लड़की कहती है कि बीमार हो गए तो डॉक्टर को बोले हमको क्यों फोन करा, क्योंकि इमोशन तो उससे जुड़ा नहीं ना। तो या 90% अकेले रहते हैं तो लड़ते झड़ते मरते हैं, और जब मामला ऊपर हो जाता है तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि तनाव को डाइवर्ट करने वाला कोई है नहीं माँ बाप। और लड़की बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि आपका ₹1,00,000 तनख्वाह है तो कम से कम 50,000 तो उसका भी है, आजकल 50 से नीचे सैलरी नहीं है, और 50,000 में उसका जीवन यापन चल रहा है और उसे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो आपसे ज्यादा उपलब्ध है। अगर लड़की बाहर है मार्केट में तो उसको किसी चीज की उपलब्धता की कमी है क्या? आपको आपकी दबाव क्यों और किस लिए? तो आज की नौ पीढ़ियों को, और ये जो नौ धनाढ़ पीढ़ियां हैं, इनको मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। कड़ा शब्द है लेकिन बड़ा शब्द है, ध्यान जरूर दीजिएगा कि औकात में रहा करें। औकात से बाहर जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन ही होगा। जैसे वो बक्सर का कलेक्टर जो मरा, उसका कारण क्या था कि वो था बड़ा गरीब घर का, कलेक्टर बन गया तो अब इलाके के क्षेत्र के बड़े बड़े लोग शादी के लिए आने लगे, और उसमें मानसिकता का फर्क है। जैसे मैं और मेरा बेटा, घर में 2 लोग, मानसिकता की बात करो, मेरे साथ उदाहरण, मैं अपने उदाहरण दे रहा हूं, मेरी बेटी की शादी हुई तो बच्चों ने आदेश कर दिया था कि जितने तरह के विधि व्यवहार है सबके अलग अलग कपड़े आपको पहनने हैं। मैं बोला शादी मेरा नहीं बेटी का हो रहा है, तो नहीं आपको पहनना है। मैं बोला मेरे पास बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, तो नहीं, पुराना कपड़ा तो इस्तेमाल में नहीं होगा, और जो एक विधि में कपड़ा पहने वो दूसरे विधि में नहीं पहनना है। मैं बड़ा मुश्किल हो गया भाई, आप बच्चों के साथ दबाव सबसे बेटियां करी, पापा नहीं। तो मैं बोला चलो मैं 2-3 कपड़े खरीद के लाया। बोला नहीं ये रखी, इसको नहीं, कपड़ा हमारे पसंद का पहनेगा। अब जनरेशन गैप की बात है, क्योंकि उनको पैसा का चिंता ही नहीं है, तनख्वाह बढ़िया है, उन्हें पता। अच्छा दूसरा क्या, कोई इतना ज्यादा श्योर है अपने भविष्य के प्रति, उनको पता नहीं है भविष्य में पैसा कम भी हो सकता है। हमारी स्थिति थी कि मैंने कभी नौकरी किया, कभी छोड़ा, कभी छूट गई, कभी तलाशने में महीना दिन लग गया, कभी स्थिति ऐसा है कि महीना हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, अगला बार रोजी कैसे चलेगा, घर के बाहर रह रहे हैं दिल्ली में। हमने ये सीन देखे हैं, और बच्चों को तो ऐसा लग रहा है ये सीन जीवन में आ ही नहीं सकता, ईश्वर ना कर उनके जीवन में आए, लेकिन हम तो वो सीन याद आ जा रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि पैसों खत्म हो जाए कुर्ता बनाने में। तो बच्चों की मानसिकता यह है। तो जो अरबपति की बेटी होती है उसको पता नहीं कि दाम पूछा भी जाता है, क्योंकि उसने पसंद किया, पैसा देने वाला तो मैनेजर बैठा है,
और ये जिसने दाम तोड़ के रखा है और तोड़ के खरीदा है, उसकी मानसिकता बदलती नहीं, चाहे वो कलेक्टर हो जाए, कुछ हो जाए। अब उसकी कलेक्टरी के बाद भी वो पैसा खर्चा करने के पहले 100 बार सोचता है। और वो लड़की जो अरबपति परिवार से आई हुई है, उसको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। अब ये असामंजस्य बनता नहीं है, टकराव होता है और इतना ज्यादा तनाव हो जाता है कि लड़के को जान देना पड़ता है। मैं अपने 5 साल का अनुभव बता रहा हूं कि शादी में समस्या उसके आती, जैसे मान लीजिए कि पिताजी चपरासी हैं या हरवाहा है या अंडे की दुकान खोले हुए हैं, पान का दुकान खोले हुए हैं, और लड़का पढ़ लिख के कोई नौकरी पा गया। अब वो लड़के वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि वो चाहिए क्या। रतन टाटा के यहाँ ब्याह करें, कि बिरला जी के यहाँ ब्याह करें, कि मोदी जी के यहाँ ब्याह करें, कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ ब्याह करें, कि ऐश्वर्या राय से ब्याह करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, उसको संतुष्टि नहीं हो रहा है और उसका मुश्किल है, और वहीं कहीं शादी हो जा रही है और बिगड़ जा रहा है। इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति ना हो तो कुछ सुझाव, क्योंकि भाषण 5 साल में, वीडियो आधा घंटा में नहीं बोल सकता। सुझाव: समय से शादी करें, संस्कारी परिवार में शादी करें और अपने हैसियत के सममूल्य शादी करें। अगर आप चपरासी हैं और आपका बेटा कलेक्टर हो गया है तो आप चपरासी के किसी पढ़ी लिखी बेटी से शादी करें, क्योंकि आप भी तो चपरासी थे, आपका बेटा IAS हो गया, तो कोई लड़की पढ़ी लिखी चपरासी होगी, उससे शादी करे, वो समझ से पूरा जीवन चलेगा। एक लड़का है, मेरे पास सूचना आई थी, हम भरोसा नहीं कर सके। मेरे पास सूचना है कि एक लड़का IAS का परीक्षा दिया है और वो अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा, रिजल्ट से पहले आप मेरा ब्याह कर दीजिए, क्योंकि जब मेरा विवाह हो जाएगा, मैं IAS बन जाऊंगा तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलाके नहीं पूरा राज्य स्तर के बड़े बड़े लोग, पैसा वाले, माफिया, अफसर आने लगेंगे, आपकी हैसियत नहीं होगी उनको मना करने की, और फिर मेरा गला कटेगा। तो राकेश भाई, आपका संस्कारी परिवार है, मैं आपको जानता हूं, बिटिया की शादी कर दीजिए। उनकी स्थिति बहुत खराब, मतलब ठीक ठाक स्थिति नहीं थी, बहुत गरीब आदमी है। तो मैंने कहा कि यार अगर लड़का नहीं निकालेगा, कि क्या गारंटी का IAS पास से कर जाएगा, तो लड़की तो मेरी मर जाएगी, क्योंकि यहाँ 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाती है, हाईफाई एजुकेशन है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो पजल हो जाएगा जीवन उसका। और वो लड़का आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, MA और टेट फेट किया हुआ है, तो वो उसकी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। कोई साइंस बैकग्राउंड होते, इंजीनियर बैकग्राउंड होता तो कहीं नौकरी भी कर लेता। तो मैंने विनम्रता से मना कर दिया। खैर, उसने एक अपने रिश्तेदारी में शादी की, शादी के 5-7 दिन के बाद उसका रिजल्ट निकला और वो सही में लड़का IAS पास कर गया। तब मैं उसको बधाई के लिए फोन किया, तो बोला अंकल मैंने कोशिश ये किया था, क्योंकि देखिए अब ना अंतरी मंत्री संतरी आने लगते और बाबूजी मेरे गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मेरे को तो बीवी मिल जाती, लेकिन मेरे बाबूजी के लिए बहू नहीं मिल पाती और मेरे लिए जीवन साथी नहीं मिल पाते अंकल, क्योंकि किसी मंत्री के बेटे से शादी कर ले तो मेरी हैसियत होती है उसको डांटने की। इसीलिए मैंने कहा था अंकल, तो उस लड़के की समझदारी को मैं प्रणाम करता हूं। यही आपको सलाह देता हूं कि आपका लड़का पढ़ के 2 लाख रुपया तनख्वाह पाने लगा, कोई बात, अच्छी बात है, तो आप जिस औकात में थे ना उस पर शादी कर, लड़की के 2 लाख भूल जाइए, क्योंकि अगर 2 लाख वाले से शादी करेंगे तो फिर वो आपको जूते के नोक पर रखेगी, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, यह बात कहने के लिए है। अब रिश्ते यहीं बन रहे हैं और बिगड़ भी यहीं रहे हैं। रिश्ते टूटने के बहुत कारण हैं, 2-4 कारण तो मैंने आपको बता दिया। समय पकड़िए, संस्कारी करिए और समझदारी वाले से करिए, क्योंकि अगर संस्कारी और समझदारी वाले से नहीं करेंगे, आप पैसे पर जाएंगे, रूप पे जाएंगे। एक बात जान लीजिए, सुंदरता जब घूंघट उठता है तभी तक लगता है, उसके बाद उसका व्यवहार की सुंदरता मायने रहती है। लेकिन आप तो फोटोज देख करके ब्याह कर रहे हैं, फोटो में और हकीकत में बड़ा अंतर है, फिर हकीकत को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको आत्महत्या करना पड़ता है या आप तलाक लेने पर मजबूर होते हैं। अगर आप संस्कारी परिवार में शादी करेंगे, शालीनतापूर्ण स्वयं व्यवहार करेंगे, क्योंकि दूसरों के व्यवहार से पहले अपना व्यवहार मैटर करता है। अगर आप बढ़िया हैं तो सामने वाला स्वतः बढ़िया हो जाएगा, अगर आप बढ़िया नहीं है तो सामने वाले से बढ़िया को उम्मीद ना करें। 9 धनाढ़ियों के दिनों दिन बिगड़ते शादी और आत्महत्या पर आज मेरा विश्लेषण यही था कि आप संस्कार को महत्व दीजिए,
संसाधन को नहीं, क्योंकि संसाधन आज है और कल नहीं है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि आज आपका 2 लाख रुपए महीने का तनख्वाह है और छूट जाने के बाद अब 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह खोजने लगते हैं। एक बात और कह के खत्म करूंगा, वो बड़ा जरूरी है, वो भी मेरे साथी का घटना है। मेरे एक IAS अफसर जानने वाले हैं, उनका गोवा ट्रांसफर हुआ था, दिल्ली कैडर के हैं। उन्होंने मेरे को फोन किया कि राकेश भाई छोटा सा मदद करोगे यार, कोरोना काल में मैं आ गया हूं और किसको बोलूं, मैं अपने घर का रखवाली में अपने गांव के लड़के को कहा था, अब उसका बाप मेरे को डांट रहा है कि तू मेरे बेटे को चौकीदार बनाकर रख दिया, कहीं नौकरी लगाए नहीं यार, कहीं देखो किस कंपनी वाले से बोल रहे आप कंपनी वालों का काम देखते हो। तो मैं बोला कि ठीक है। अब उतना बड़ा अफसर ने मेरे को बोला था, मेरी जिम्मेदारी बन गई। मैं एक कंपनी वाले को फोन किया, उनका मोबाइल का चार्जर उर्जर बनाने का कंपनी है, बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है। उनका फोन आया, परमार जी यार कोरोना काल में कुछ कंपनियां मैं बंद करना चाहता हूं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, कहां का बंद करेगा? तो ये वो फलाने में बोलो खला वाले बंद करने में, एक लड़का रख ले चौकीदारी के लिए रखेगा ना। बोले यार परमार सर आप लड़का रखने की बात कर रहे हैं, हम नौकरी कंपनी बंद करेंगे। मैं बोला वो मेरी जो मजबूरी है, लड़के को रख ले। तो बोला कि ठीक है, एक बात आपका मानूंगा, एक आपको मानना पड़ेगा, आप तनख्वाह मत बोलिएगा। मैं बोला चल नहीं बोलूंगा। लड़का मेरे को फोन किया, अंकल जी उम्मीद से ज्यादा मैं तो 5-7 हज़ार में 15,000 रुपये तनख्वाह कर दिया है। मैं बोला चल खुश है, काम कर। 15,000 रुपये तनख्वाह थी। महीना 1.5 महीने के बाद मेरे पास फोन आया कि राकेश भाई यार तुम्हारा लड़की की बड़ा बढ़िया लड़का ढूंढा हूं, 6 फुट हाइट है, बीटेक इंजीनियर MBA किया हुआ लड़का है और अपने यहाँ का है, गांव का नाम नहीं रखूंगा मैं। तो मैं बोला भेजो। तो बायोडाटा आया, उस लड़के का मैंने फोटो तो नहीं देखा था, फोन पाई थी बात, फोन कर दिया था, फोन पर चला गया। तो लड़का खूबसूरत था, 6 फुट हाइट था, बीटेक MBA और 1.5 लाख रुपये तनख्वाह महीने का। मैं बोला अब इससे बढ़िया क्या चाहिए? तो मैं बोला कि ठीक है हम मिलते हैं लड़के को। लड़के को मिला, लड़के के पिताजी ने कहा कि लोग लड़के के पिताजी से मिल लीजिए जरा, एक बार बात कर लीजिए। तो मैंने फोन किया, लड़के के पिताजी ने जो बात कहा वो मैं नहीं कहूंगा, वो आपकी हैसियत है मेरे लड़के से शादी करने की वगैरह वगैरह। बड़ा दुखी मन से मैं कहा कि ठीक है, लेकिन जो मीडिएटर तो बोले यार छोड़ो ना, लड़के का बाप ठेकेदारी करता है, थोड़ा है बलिया के ठेकेदारों को तो आपको पता ही है, बाबू साहब ठेकेदार है, लड़का ठीक है। तो उन्होंने सैलरी सर्टिफिकेट मेरे को भेजा। जब मैं सैलरी सर्टिफिकेट देखा यार तो मेरी कंपनी है, तो मैंने उस कंपनी मालिक को फोन किया, बोला इस नाम का लड़के को कब से रखे हो, क्योंकि इतनी हायर सैलरी वाला मेरे को अभी तक नहीं मिला। तो बोले यार राकेश भाई तो आप ही ने नहीं रखवाया था, 15,000 रुपये दे रहे हैं, टूंट मार रहे हो कि हाई सैलरी है, मैंने आपको बताया था ना कि तनख्वाह आप मत बोलिएगा। तो मैं कुछ नहीं बोला, फिर लड़के को फोन किया, उसका मेरा नंबर उसके पास से था। अंकल जी नमस्ते, कैसे अंकल जी? मैं बोला क्या हाल है, कैसे हो? मैं बोला ठीक है। जस पाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जस पाया था, मतलब अपने होई को कह रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस से ज्यादा द्विवेदी जी को मेरे खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं, ये किसी का सुना सुना नहीं कर रहा। तो उसने मैं बोला कि और सब क्या आ रहा है, शादीशुदा? हाँ अंकल जी वो शादी की तो एक जगह बात हुई है, पिताजी बोल रहे थे कि वो बता रहे थे कि वो दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी है और थोड़ा सैलरी उली बताते हो अंकल, मैंने 1.5 लाख रुपए लिख दिया है। और मैं बोला सैलरी रुपये कैसे बनाया? वो तो कंप्यूटर से मैंने बना के भेज दिया अंकल। मैं बोला चलो ठीक, अपने बाप को बोल देना कि वो शादी नहीं हो सकती है। क्यों अंकल क्या बात है? मैं बोला वो मेरे यहाँ का है। हाँ क्या, सॉरी अंकल जी, हम क्षमा चाहूंगा अंकल जी, फलाना ढिमका। ये भी ऊपरी चरण पे है, क्योंकि ऐसा 2-3 बार मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे ही कंपनी में काम करने वाला लड़का जिसका 70,000 तनख्वाह था, 1,75,000 रुपये महीने का सैलरी सर्टिफिकेट मुझे ही दे दिया। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको मालूम है मेरे सैलरी सर्टिफिकेट दिखाओ, तो मेरा ही साइन किया हुआ मेरे पास दे रहा है, मेरा खुद का, क्योंकि वहां मैं ही अप्रूव करता हूं सैलरी। तो मैंने जब मैं अपने साइन के बगल में जब अपना साइन किया तो बोला कि आप हूबहू परमार साहब का नकल कर लेते हैं। मैं बोला मोबाइल रखा है? हाँ। गूगल पे राकेश सिंह परमार, तो लिखा हुआ मेरा फोटो आया। मैं बोला मैं ही वो राकेश सिंह परमार हूं जिसका सिग्नेचर दिखा रहा है। अब मैं अगला फोन पुलिस को करूं तो पांव पकड़ लिया। शादी टूटने के कारण यह भी है कि शादी से पहले 2 लाख रुपए तनख्वाह है, पता चलता 20,000 रुपये तनख्वाह है। इन सब चीजों से परहेज कर करिए, आपका शादी नहीं टूटेगा। जो है आप वही बताइए। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यह बात सब मेरे साथ घटी हुई घटना है।
अगर पूरी घटना को मैं किताब लिख दूं तो वो हाई सेलर हो जाएगा, और किताब लिखूंगा जरूर, तीनों बेटियों की शादी हो जाने दीजिए, क्योंकि इस अनुभव को समाज लाभान्वित हो ऐसा मैं जरूर चाहूंगा। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि शादी जन्म जन्म के लिए होता है, एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है। और आजकल के बच्चे शादी ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको लगे कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। कई बच्चे ऐसा कह चुके हैं और उनके माँ बाप बेहयाई से हंस रहे हैं। शादी टूटती है तो दो परिवार टूटता है, दो बच्चों का दिल टूटता है, और कई और चीजें होती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संस्कार को प्राथमिकता देंगे तो इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप संस्कार देखिए, ये जो लड़के 2 सुसाइड कर लिए, वो तो लड़की का नाश हो गया, जेल जाएगी, और परिवार का नाश होगा, लड़का चला गया। तो क्या करेंगे सुंदर लड़की लेकर के, क्या करेंगे तिलक लेकर के, क्या करेंगे और चीज लेकर के, जब भोगने वाला लड़का ही नहीं रहेगा। अगर लड़का और लड़की खुश रहे तो फिर पैसे के तो याद ही नहीं रहा। अब मुझे क्या याद है मेरे शादी में पैसा मिला था भी कि नहीं, हालांकि नहीं मिला था क्योंकि हमारे परिवार में तिलक नहीं लिया जाता, लेकिन अगर मिला भी होता तो आज उसका क्या मतलब है। आज मेरी लड़की, एक बढ़िया लड़की से शादी हुआ था, इतनी झंझावटों के बाद भी हमारे साथ चट्टान की तरह से खड़ी है, हर समस्या के लिए सबसे पहले अड़ी है। वो सबसे बड़ा तिलक है। आप इसी को प्राथमिकता दीजिए। रुपया सेकेंडरी है, और आजकल के बच्चे तो रुपया इतना कमा रहे हैं कि क्या आप तिलक पाएंगे। आपसे अनुरोध करके साथ वीडियो बंद करता हूं। अंतिम शब्द यही है कि संस्कार को महत्व दीजिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। संस्कार खरीदा नहीं जा सकता, बाकी चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो जो चीज खरीदी जा सकते हैं उसके पीछे ना भागे। जो चीज परिवार की परवरिश से आती है उसको प्राथमिकता दें। जय हिंद, वंदे मातरम, और सुखद दाम्पत्य सानिध्य के साथ रहिए, शांतिपूर्ण दाम्पत्य पाइए, और लड़का और लड़की दोनों लोग बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाइए। यह भी एक कमी देखने को मिल रही है। तब शादी आनंदमय होगा, कष्टमय नहीं होगा। आप सबकी शादी आनंदमय, उत्साहमय और शांतिपूर्ण है। इन्हीं शुभकामनाओं का साथ मैं राकेश परवार आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद और जय भारतीय परंपरा, जय भारतीय संस्कार। धन्यवाद।